कक्षा 9 में आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर सेकंड या चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बल क्या है? फोर्स मीन्स बल। बल क्या? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर दे या करने की कोशिश करे या चेष्टा करे, बल कहलाता है। इसे एफ से व्यक्त करते हैं। जैसे ये पेन रखा हुआ है ना, और हमने इस पर बल लगाया, ऐसे बल लगा तो ये आगे बढ़ गया। तो बल वह बाह्य कारक यानी कि जो कारक है, जो हमने इस पर बल लगाया तो इसमें क्या आ गया? गति उत्पन्न हो गई। जो गति उत्पन्न कर दे या करने की कोशिश करे, जैसे थोड़ा बल लगा रहे हैं, कोशिश कर रहा है, उसी को हम बल कहते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या F बराबर ma, क्योंकि बल को F से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को m से और त्वरण को a से। पिछले चैप्टर में बताया है गति वाले में, ठीक है। बल का मात्रक m की इस पद्धति में बल का मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए बल का मात्रक होगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। ओके, एक डाइन बराबर 1 ग्राम इंटू 1 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम होता है। अब एक डाइन की परिभाषा, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, ठीक है। अब एक न्यूटन क्या है? एक न्यूटन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। इस प्रकार 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 1 न्यूटन बराबर 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, गुणा 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इन दोनों का गुणा कर लिया, यानी 10 की घात 5, 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो 10 की घात 5 ग्राम इंटू सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर, या डाइन, क्योंकि CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन है। तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। अब बल के प्रकार, बल 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संतुलित बल, यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हों तथा बलों का परिणामी प्रभाव शून्य हो तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे किसी गुटके पर लगे दोनों ओर समान बल। कोई गुटका ले लिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई गुटका है, ठीक है, इस पर दोनों ओर बराबर बल लगे, ऐसे दोनों ही दिशाओं में, तो ये संतुलित बल है। न तो ये इधर जा रहा ना इधर जा रहा, ये संतुलित बल है, ठीक है ना। दोनों तरफ से इस पर बल लग रहा है, ठीक है, इधर भी खींच रहा हूँ और इधर भी, ये कहीं नहीं जा रहा, दोनों ओर फोर्सों से बल लगा रहे हैं, तो ये संतुलित बल है, ठीक है। असंतुलित बल क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स, यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं है तो वे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। जैसे रस्साकशी के खेल में एक टीम दूसरी टीम से अधिक शक्तिशाली हो, एक रस्सा दे दें और एक तरफ 5 खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ भी 5 है, लेकिन एक या 6 हैं, तो 6 वाले प्लेयर लग रहे हैं एक तरफ रस्सी के खेल में, तो 6 वाले खींच ले जाएंगे, तो वो हो गया असंतुलित बल। ओके, अब जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। अगर वस्तु रखी है तो रखी रहेगी, अगर गति कर रही है तो करती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया है, तो यानी कि जड़त्व कहलाता है। यानी वो अपनी उसी अवस्था में बने रहने का प्रयत्न करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, उसी को कहते हैं जड़त्व। ओके, अब जड़त्व भी 2 प्रकार का होता है। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, वह विराम का जड़त्व कहलाता है।
नंबर दूसरा गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से सरल रेखा में गतिमान है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, वह गति का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो वो गति करती रहेगी। तो ये होते हैं हमारे जड़त्व के प्रकार। अब न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने गति से संबंधित नियम दिए, उन्हीं के नाम पर इनको न्यूटन के गति के नियम कहते हैं। जो हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं यानी यांत्रिकी, 3 प्राकृतिक नियमों पर आधारित है, जिन्हें पहली बार न्यूटन ने सन 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया प्रिंसिपिया में लेखबद्ध किया था। अतः ये न्यूटन की गति के नियम कहे जाते हैं। पहला नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई स्थिर रहेगी, अथवा यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर ये वस्तु रखी है तो रखी रहेगी जब तक हम इसको उठा न लें, या कोई वस्तु चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अगर वस्तु चल रही है, जैसे अब रुक गई, जैसे ये है, अब हमने इसको बल लगाया तो आगे बढ़ गई, अब रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि इसमें घर्षण बल लगा है। तो घर्षण बल हमें दिखाई नहीं दिया। घर्षण बल गति की विपरीत दिशा में लगता है, वस्तु आगे गई और घर्षण बल पीछे लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, गति में। दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अंडरस्टैंड? तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम इस मेज पर बहुत तेजी से थप्पड़ मारें तो जितनी तेजी से हम मारेंगे उतना ही हमारे हाथ में भी चोट लगेगी। हम किसी के चांटा मारें तो उसके भी लगेगी और हमारे हाथ में भी लगेगी। तो प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो ये गति का तीसरा नियम है। अंडरस्टैंड? अब हमारे दैनिक जीवन में जड़त्व या न्यूटन के प्रथम नियम के उदाहरण हैं। जैसे पहला है, ठहरी हुई मोटर यानी बस या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। पहला है, ठीक है। क्यों गिर पड़ते हैं? क्योंकि इसका कारण क्या है? जड़त्व ही है। क्या है? इसका कारण भी जड़त्व ही है कि यात्री के शरीर का जो निचला भाग होता है वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण गाड़ी के चलने पर तुरंत ही चल पड़ता है, परंतु ऊपरी भाग जड़त्व के कारण वहीं पर ठहरा रहना चाहता है। ठीक है ना, इसलिए पीछे रह जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने वाले यात्री के पैर गाड़ी पर चढ़ते ही गतिशील हो जाते हैं, परंतु शरीर अपनी विराम अवस्था में ही रहता है, जिसके कारण यात्री पीछे की ओर गिर पड़ता है चलती हुई गाड़ी में। ठीक है, चलती हुई गाड़ी पर चढ़ने से पहले कुछ दूर गाड़ी की दिशा में दौड़ना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कारण है। अब दूसरा क्या है? चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। आपने महसूस भी किया होगा। इसका भी कारण जड़त्व है। जब गाड़ी रुक जाती है तो कहने का होता है कि जब मोटर कार या बस के रुकने पर उसका फर्श तथा उस पर टिके यात्रियों के पैर, हम लोग बैठे रहते हैं तो उसके पैर तुरंत ही रुक जाते हैं, लेकिन शरीर का जो शेष भाग है वो जड़त्व के कारण अभी भी गतिशील रहता है, इसलिए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है ना, ये इसका कारण है। और नंबर 3, बोतल पर रखे गत्ते को अचानक हटा देने पर उस पर रखा सिक्का बोतल या गिलास में गिर जाता है। बोतल पर रख दें या गिलास पर रख दें। अगर गिलास रख दें उस पर गत्ता रख दें, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दें और गत्ते में चोट लगाएं ऐसे करके, तो गत्ता आगे निकल जाएगा, सिक्का अंदर गिर जाएगा। क्यों? इसका भी कारण जड़त्व ही है ना, क्योंकि गत्ता गति अवस्था में आ जाता है और सिक्का अपनी विराम अवस्था में रहने का प्रयास करता है, इसलिए वो जड़त्व के कारण नीचे गिलास में गिर जाता है। ठीक है। नंबर 4, खिड़की के शीशे में बंदूक की गोली मारने पर शीशे में एक गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर का
पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा मारने पर शीशा चटक जाता है। इसका कारण भी जड़ तो ही है, यानी कि जिस स्थान पर गोली लगती है उस स्थान के शीशे में तेज गति पैदा हो जाती है, परंतु शीशे का शेष भाग जड़त्व के कारण विराम अवस्था में ही रहता है ना। और जब तक वह भाग गतिशील हो तब तक गोली आर पार निकल चुकी होती है। कहने का मतलब है कि गोली लगने के स्थान पर छेद हो जाता है, जिस स्थान में गोली लगती है उस स्थान पर छेद हो जाता है, यानी संपूर्ण कांच विराम अवस्था में रहता है। केवल वही हिस्सा गति अवस्था में आता है जितने हिस्सा में वो गोली जाती है। और जबकि पत्थर का टुकड़ा अगर हम फेंकें, ठीक है ना, जबकि अगर हम पत्थर का टुकड़ा जब हम मारते हैं, फेंकते हैं, तो पत्थर के टुकड़ा मारने पर जो कांच है वो गति अवस्था में आ जाता है, इसलिए कांच चटक जाता है। यानी पत्थर का वेग कम होता है और उसके शीशे के पार करने से पहले ही से शीशा वेग ले लेता है, और जब वेग ले लेता है इसलिए कांच चटक जाता है, यानी वो संपूर्ण कांच गति अवस्था में आ जाता है। ठीक है। और अगला है इसका, आगे के एग्जाम्पल हैं इसके। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। ठीक है। क्योंकि डंडे से पीटने पर कंबल तो गतिमान हो जाता है, परंतु धूल के कण जड़त्व के कारण वहीं ठहरे रहते हैं, अतः कण कंबल से अलग हो जाते हैं तथा नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक है। यही कारण है कि पेड़ को हिलाने से उसके फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। पेड़ की डाली को हिला दें तो उस पर जो फल लगे हुए हैं नीचे गिर पड़ते हैं, क्योंकि पेड़ की डाली है वह गति अवस्था में आ जाती हैं और उस पर जो फल लगे हैं वह विराम अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो डाली से अलग होकर नीचे गिर पड़ते हैं। अगला, हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए हत्थे को पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर पटकते हैं। ऊर्ध्वाधर ऐसे पटकते हैं तो हत्था उसमें वो हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। हथौड़े को हत्थे में कसने के लिए ऐसे पटकते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है ना। तो इसका भी कारण जड़त्व ही है। इसका क्या है कि जब हथौड़े के हत्थे को हम नीचे की ओर करके पृथ्वी पर पटकने के लिए तीव्र वेग से लाते हैं तो हथौड़ा तथा हत्था दोनों गति अवस्था में होते हैं, दोनों ही हो जाते हैं, और हत्थे का सिरा पृथ्वी पर लगते ही विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु हथौड़ा जड़त्व के कारण गति अवस्था में बना रहता है, जिससे वह नीचे आकर हत्थे में और कस जाता है। लास्ट 7वां है, रेल के डिब्बे में बैठकर गेंद उछालने पर पुनः गेंद हाथ में आ जाती है। जैसे उछालें तो वह पुनः हमारे हाथ में ही आ जाती है। क्यों? इसका भी कारण यही है, यदि चलती रेल के डिब्बे में बैठा कोई व्यक्ति है और एक गेंद ऊपर की ओर फेंक कर उसके ठीक नीचे हाथ कर ले तो गेंद फिर उसके हाथ में लौट आती है। यह भी जड़त्व के कारण ही होता है, क्योंकि जड़त्व के कारण गेंद बराबर गाड़ी के साथ उसी वेग से क्षैतिज दिशा में चलती रहती है और उसकी यह गति ज्ञात नहीं पड़ती, क्योंकि व्यक्ति भी गाड़ी के साथ साथ उसी वेग से क्षैतिज दिशा में चलता रहता है। ठीक है ना। जब व्यक्ति भी चल रहा है और गेंद भी चल रही है तो इसलिए वह गेंद उसके हाथ में आ जाती है। ठीक है। ये हो गए आपके गति के प्रथम नियम के उदाहरण और या जड़त्व के उदाहरण। ठीक, इन्हें आप आज इतना ही करेंगे।